हाय फ्रेंड्स, हेल्थ बस चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम देखेंगे IKDRC जो एग्ज़ाम डिक्लेयर हुए उसके लिए हम मेगा टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो एवरी सब्जेक्ट का मैं मेगा टेस्ट लेके आऊँगा। वीडियो पूरा देखना, वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, इन कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर लीड टू। ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है बॉडी में? डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, नो चेंज इन बॉडी फ्लूइड, एडिमा और एसिडोसिस। तो उसमें हमारा राइट आंसर होगा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से एडिमा देखने को मिलता है। ठीक है, एडिमा हम किसको कहते हैं कि हमारी इंटरस्टिशियल जो स्पेस होती है, इंटरस्पेशियल स्पेस में एबनॉर्मल एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं? एडिमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड 30% से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम एडिमा से नाम से जानते हैं। अब एडिमा दो वजह से देखने को मिलता है, लिख लेना, ये पूछा जा सकता है। एक कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का बढ़ जाना, जिसमें कौन सी कंडीशंस आती है? एट्रियल डायलेशंस, इंक्रीज वेनस प्रेशर और इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, और जब डिक्रीज कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाता है तब ये कंडीशंस देखने को मिलती है। ये माल न्यूट्रिशंस में, लीवर में और नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स में डिक्रीज कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा हार्ट फेलियर होता है, किडनी डिजीज़ होता है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस होता है, उसमें देखने को मिलता है। सेकंड क्वेश्चन, नॉर्मल ECF वैल्यू ऑफ 70 kg पर्सन। 70 kg पर्सन का नॉर्मल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होता है? 10 लीटर, 14 लीटर, 28 लीटर और 2 लीटर। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा 14 लीटर। यदि कोई भी पूछे ऐसा सवाल यदि एग्ज़ाम में आए तो हमें क्या काउंट करना है कि नॉर्मली बॉडी में कितना परसेंट वाटर होता है? 60% समय वाटर देखने को मिलता है। तो एडल्ट में कितना होता है? एडल्ट पूछे तो 70 kg। फिर नॉर्मल कितना होता है हमारा? 60%, 6 डिवाइडेड बाय 100 होगा उसका। 6% मीन्स 6 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ऐसा करना है तो हमारा आंसर आएगा 40 लीटर। ठीक है, और एक दूसरी शॉर्ट ट्रिक है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड काउंट करने के लिए हम कितना होता है हमारे अंदर? 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 होता है। ठीक है, तो टोटल बॉडी फ्लूइड कितना है? 42। ठीक है, तो 42 का 1/3 हम करेंगे तो कितना होगा? तो 14 होगा। सीधा आंसर इसी तरह भी आ सकता है। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, इन हेल्दी पर्सन्स विच ऑफ दिस लंग्स वॉल्यूम शुड बी द लार्जेस्ट। हेल्दी पर्सन्स में लंग्स वॉल्यूम्स लार्जेस्ट किस में देखने को मिलता है? टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडियल वॉल्यूम। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? उसमें हमारा सही आंसर होगा वाइटल कैपेसिटी। और एग्ज़ाम में टाइडल वॉल्यूम भी पूछा जाता है तो 500 ml तुम्हें याद रखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, द pH ऑफ द स्टमक एंड pH ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर बे डिस्क्राइब एज अ। कि हम स्टमक की pH को और स्मॉल इंटेस्टाइन की pH को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कैसी होती है? एसिडिक और अल्कलाइन और बेसिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक यानी वीकली अल्कलाइन, एसिडिक यानी वीकली अल्कलाइन और स्ट्रॉन्गली एसिडिक और स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? स्टमक की कैसी होती है? स्टमक की pH जो होती है वो एसिडिक होती है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन वीकली अल्कलाइन और बेसिक होती है। हमारा सही आंसर होगा बी। ठीक है, स्टमक की कितनी होती है? कि 2 होती है। ठीक है, pH और स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी देखने को मिलती है? 8 pH देखने को मिलती है। जो मैं पॉइंट बताऊँ वो नोट कर लेना। व्हाट स्ट्रक्चर सेपरेट द थोरासिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो थोरासिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है? मीडियस्टिनम, डायाफ्राम्स, पेरिटोनियम और पाइलोरस। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? डायाफ्राम। डायाफ्राम कैसा शेप का होता है? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डोम शेप का डायाफ्राम देखने को मिलता है। वो क्या करता है? फिजिकली दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा नहीं है? केरेटिन, फेरेटिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? कौन सा नहीं है? तो केरेटिन जो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। ठीक है, और केरेटिन क्या है? केरेटिन एक प्रोटीन ही है। क्या है? एक प्रोटीन है, लेकिन किधर देखने को मिलता है हमें? स्ट्रेटम कॉर्नियम।
मैंने पढ़ाया था स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम से कौन कौन बनता है, नेल और हेयर बनते हैं, ठीक है, नेल और हेयर बनते हैं, ये स्किन में होता है, ठीक है, इस लेयर में केराटिन पाया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं ज़रूर मेगा टेस्ट हर सब्जेक्ट का लाऊंगा। द हाइपरपोलराइजेशन ऑफ अ न्यूरॉन इज गवर्न बाय द एक्शंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। हाइपरपोलराइजेशन, न्यूरॉन की हाइपरपोलराइजेशन किसकी वजह से देखने को हमें मिलती है, पोटेशियम एंड सोडियम, सोडियम ओनली, क्लोराइड एंड पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, क्लोराइड एंड पोटेशियम से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। क्लोराइड चैनल न्यूरॉन में क्या करती है, CNS के न्यूरॉन के अंदर क्लोराइड चैनल क्या करती है, इनहिबिटरी ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द हार्मोन एक्ट ऑन द इंटेस्टाइन इन कोज इंक्रीज कैल्शियम एब्सॉर्प्शंस। वो कौन सा हार्मोन है जो इंटेस्टाइन की एक्ट को बढ़ाता है लेकिन कैल्शियम एब्सॉर्प्शन को भी इंक्रीज करता है, कैल्सिटोनिन, कैल्सिटेरॉल, थायरोक्सिन और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, कैल्सिटेरॉल, ठीक है, क्या होगा, कैल्सिटेरॉल। अब देखो कैल्सिटेरॉल क्या है कि वो कहाँ से एक्टिवेट होता है, विटामिन डी में, ठीक है, विटामिन डी से समझना है, विटामिन डी से एक्टिवेट होता है। उसका प्रीकर्सर क्या है, उसका नाम क्या है, प्रीकर्सर मीन्स नाम उसका, तो कैल्सी लिख लेना है, फिडोल, क्या नाम है, कैल्सीफिडोल नाम है। और ये कहाँ से सीक्रेट होता है, हमारे किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन की प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में से, किधर से, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में से ये सीक्रेट होते हैं। और ये कैल्सिट्रॉल क्या काम करते हैं, कैल्सिट्रॉल हमारे कैल्शियम सीरम कैल्शियम को डिक्रीज करने का काम करते हैं, और फॉस्फोरस और पीटीएच को इंक्रीज करने का काम कौन करता है, कैल्सिट्रॉल। याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच पीरियड ऑफ द हार्ट साइकिल इज कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड बाय द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग। किस साइकिल के दौरान हमारा हार्ट का जो वेंट्रिकल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल्स, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो कब होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान हार्ट हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है। अब सिस्टोल के दौरान क्या होता है, जो कार्डियक मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलता है। मैं यदि सबका रेशनल लेने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। 11 questions. Dr. Sudhir tells a patient that an increased intake of food that are rich in vitamin E and beta carotene are important for the healthy skin. डॉक्टर सुधीर क्या कर रहे हैं कि आपको विटामिन ई वाला डाइट लेना है, तो सबसे ज़्यादा किसमें देखने को मिलेगा, यही हमारा क्वेश्चन है कि जो आपकी स्किन को हेल्दी रखेंगे। कैरोट्स एंड पोटैटो, स्पिनेच एंड मैंगोज, ऑरेंज एंड ग्रेप फ्रूट, फिश एंड फ्रूट जाम। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, विटामिन ई सबसे भरपूर किस में देखने को मिलेगा, स्पिनेच एंड मैंगोज के अंदर देखने को मिलेगा। और जो विटामिन ई और बीटा कैरोटीन होता है वो क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। और विटामिन ई किस में पाया जाता है, लिखना है तो एक व्हीट जम्स में, कॉर्न, नट, सीड ऑयल, ओलिव ऑयल, ठीक है, स्पिनेच में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन टीचिंग अ पेशेंट विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज अबाउट न्यूट्रिशन टू द नर्स शुड एम्फेसाइज। पेशेंट कौन सा है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का है। अब न्यूट्रिशन के लिए क्या समझाएगी उसको, लिमिट है सोडियम टू 7 ग्राम पर डे, एडिंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ईटिंग 3 बैलेंस मील अ डे, एवॉइडिंग अ वेरी हैवी मील। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी का पेशेंट है तो हम उसको वेरी हैवी मील से लेने से एवॉइड करना कहेंगे, ठीक है। उस पेशेंट्स को हम दूसरा क्या कह सकते हैं कि आप हैवी मील आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ईटिंग लार्ज और हैवी मील भी हानिकारक हो सकता है क्योंकि डाइजेशंस में प्रॉब्लम
देखने को मिलता है उसकी वजह से। अगला क्वेश्चन, नेचुरल पावर ऑफ बॉडी टू विथस्टैंड टू टॉक्सिन ऑन द ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज इज। हमारी बॉडी में जब टॉक्सिन होता है तो नेचुरल पावर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, ट्रांसमिशंस, सेंसिटिविटी और इम्यूनिटी। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में से भी एक क्वेश्चन 100% आएगा, वो क्या है? हमारा नेचुरल पावर है, ठीक है। वो इम्यूनिटी वाला आप देख लेना। इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। और उन दोनों में भी आगे जाके एक्टिव और पैसिव ऐसे डिवाइड होती है। नेचुरल भी एक्टिव पैसिव और आर्टिफिशियल भी एक्टिव पैसिव होती है, ठीक है। और इम्यूनिटी की जो प्रोसेस हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस मीन्स ये टॉलरेट करना। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टॉलरेट करना, एबिलिटी टू टॉलरेट, ठीक है। और सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? वो स्पेसिफिक एजेंट होता है, उसमें उस पर वल्नरेबिलिटी इफेक्ट हमें होना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, फॉर इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन इन द ऑटोक्लेव द टेम्परेचर शुड बी। इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव का टेम्परेचर हम कितना रखेंगे, ये भी सवाल पूछा हुआ है। तो 121 सेंटीग्रेड, ठीक है। फ़ारेनहीट और सेंटीग्रेड में आप डिफरेंस कर लेना, ठीक है, याद रखना है। और 15 मिनट के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन कैसी प्रोसेस है कि जिसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं और 15 LBS प्रेशर पे हम ये करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज बाय मिक्सो वायरस। मिक्सो वायरस से कौन सा डिजीज़ होता है? व्होपिंग कफ, रूबेला, चिकन पॉक्स और मम्स। तो मिक्सो वायरस से हमें मम्स देखने को मिलता है, ठीक है। और व्होपिंग कफ और पर्टूसिस किससे होता है? तो ये बोर्डेटेला पर्टूसिस किससे होता है? बोर्डेटेला पर्टूसिस से देखने को मिलता है। और चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से देखने को मिलता है, ठीक है। ये समझ लेना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स कैन डैमेज टू द 8 cranial नर्व। कौन सी एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स है जो हमारी 8 cranial नर्व को डैमेज करती है? इथाइलब्यूटाइल हाइड्रोक्लोराइड, आइसोनाइजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पैरा एमिनो सैलिसाइलिक एसिड। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? ऑटोटॉक्सिसिटी है। क्या करती है वो? ऑटोटॉक्सिसिटी करती है, इसीलिए हमारे 8 cranial नर्व को डैमेज करती है। और एमिनो ग्लाइकोसाइड है। क्या एमिनो ग्लाइकोसाइड होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड। रोड शेप बैक्टीरिया कौन से? बेसिलस, क्लस्टर, स्पाइरोस्टीट और कोकाई। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? तो उसमें राइट आंसर होगा बेसिलस, ठीक है। कौन सा आएगा? बेसिलस। अब देखना, बेसिलस रोड शेप होते हैं, ठीक है, जैसे कि ई कोलाई। और जो स्पेरिकल बैक्टीरिया होते हैं, लिख लेना, माइक्रोबायोलॉजी भी आएंगे एग्जाम में क्वेश्चंस। स्पेरिकल शेप में कौन होता है? कोकाई। कौन होता है? कोकाई, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। और जो स्पाइरोचिट्स होती है, स्पाइरोचिट्स हेलिकल शेप के होते हैं। किसके? हेलिकल शेप में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो कोकाई है वो 2 जेल से बने होते हैं। एग्जाम्पल उसका है नाइसेरिया, गोनोरिया। अगला क्वेश्चन, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज मीडिएटेड। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी किससे होती है? IgA, IgE, IgM और IgG। तो टाइप 1 हमें किससे देखने को मिलती है? तो IgE जो एलर्जेंस होती है, ठीक है। उसमें हमें याद रखना है, गामड़े से ये सूत्र याद रखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन का, ठीक है। IgG, IgA, IgM, IgD, IgE ऐसे हम याद रखेंगे। ये पूछा हुआ सवाल है। और IG एलर्जी के कारण देखने को हमें मिलता है, ठीक है। और जो मदर से प्लेसेंटा में ट्रांसफ़र होता है वो IgG होता है। अगला क्वेश्चन, मिस्टर अरोरा वॉज डायग्नोज विद अ ब्रेन ट्यूमर वॉज शेड्यूल्ड फॉर क्रेनियोटोमी इन प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेरिब्रल एडिमा आफ्टर सर्जरी द नर्स शुड एक्सपेक्ट द यूज ऑफ।
क्या हुआ है, ब्रेन ट्यूमर थी, डायग्नोस किया, क्रेनियोटोमी की, उसके बाद क्या देखने को मिला, सेरिब्रल एडिमा। तो हम क्या करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, एंटी कन्वल्सन देंगे, डायरेटिक्स देंगे और स्टीरॉइड्स देंगे। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा स्टीरॉइड पेशेंट्स को देंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या काम करता है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस उसकी होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, एडिमा डेवलप नहीं होगा। क्या होगा, एडिमा डेवलप नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस। A patient receiving haloperidol complain of stiff jaw and difficulty swallowing, the nurse first actions to haloperidol ले रहा है। ठीक है, उस कंप्लेन क्या है, स्टिफ जो और डिफिकल्टी स्वेलोइंग है। तो क्या करेंगी, रीएश्योर द पेशेंट, एडमिनिस्टर एज लोराजेपाम IM देंगी, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ नीड फॉर बेंजोट्रोपिन, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ नीड डोज ऑफ बेंजोट्रोपिन माउथ से देंगी, और एडमिनिस्ट्रेशन नीड डोज दो हालोपेरिडोल बाय माउथ से देगी। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, तो उसमें हम बेंजोट्रोपिन देना है, लेकिन कैसे देंगे बेंजोट्रोपिन हम देंगे IM। ठीक है, क्या देंगे, बेंजोट्रोपिन IM देंगे, याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हालोपेरिडोल कैसे काम करती है, जनरली हम स्किज़ोफ्रेनिया के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए यूज़ करते हैं, और ये एंटीसाइकोटिक है, लेकिन कैसी है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक है। ठीक है, और मोस्टली ये थिंकिंग, मूड और बिहेवियर को ठीक करने के लिए हालोपेरिडोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और हालोपेरिडोल की वजह से मोस्टली पेशेंट्स को में अंदर मसल्स रिजिडिटी देखने को मिलती है। और लोराजेपाम हम कब देंगे, जब पेशेंट एंग्जाइटी का हो तब हम लोराजेपाम देंगे। ये भी सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अ पेशेंट हैज़ बीन टेकिंग फ्रूसेमाइड फॉर द पास्ट वीक, द नर्स रिकॉग्नाइज विच फाइंडिंग इंडिकेट द पेशेंट एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव साइड इफेक्ट फॉर द मेडिकेशंस। लेसिक्स ले रहा है, फ्रूसेमाइड ले रहा है, और इसकी नेगेटिव इफेक्ट कैसे जांच करेंगे, गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी, डिक्रीज एपिटाइट, वेट गेन ऑफ 5 पाउंड और एडिमा ऑफ द एंकल। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेसिक्स की साइड इफ़ेक्ट है, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा पेशेंट की एपिटाइट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेसिक्स क्या काम करती है, लेसिक्स पोटेशियम का लॉस करती है। ठीक है, इसके साइन सिम्टम्स क्या होता है, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है हमें, जिसमें एनोरेक्सिया, फटीग, नोजिया, डिक्रीज मोटिलिटी, मसल्स वीकनेस और डिसएरिथमिया जैसे देखने को मिलते हैं। याद रखना, लेसिक्स के दौरान हमें पोटेशियम का ध्यान रखना है, क्यों, ये हाइपोकैलेमिया करती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एज ए knowledgeable नर्स यू नो द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द 5 राइट्स एक्सेप्ट। 5 राइट्स में कौन सा नहीं, राइट डोज, राइट रूट, राइट ड्रग और राइट रूम। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, राइट रूम। अभी 10 आर हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ACE पार्टिकल्स इन द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। जो ACE पार्टिसिपेट किसमें, एंजियो अल्डोस्टेरोन सिस्टम में क्या करते हैं, ACE इनहिबिटर इनहिबिट कन्वर्जेशन ऑफ एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2 को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करते हैं, वाजोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड सोडियम डिप्लेशंस करते हैं, प्रमोट सोडियम एंड वाटर रिटेंशंस करते हैं, स्टिमुलेट वाजोडाइलेशन, इनहिबिट सोडियम डिप्लेशंस करते हैं। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, तो उसमें राइट आंसर होगा वो प्रमोट द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हमारा सही आंसर होगा। अब ACE इनहिबिटर क्या काम करते हैं, ACE इनहिबिटर हाइपरटेंशंस में हम देते हैं, किसमें, हाइपरटेंशंस के लिए देते हैं। ये क्या काम करती है, हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, और जो हमारा अमाउंट ऑफ ब्लड होता है उसको इम्प्रूव करती है, और हार्ट पम्प अच्छे करता है, इसीलिए हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है, और अल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, अल्डोस्टेरोन जो होता है सोडियम को प्रमोट करता है और वाटर को रिटेंशंस करने का काम करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। नर्स रीना टीच द पेशेंट्स विद एंजाइना अबाउट कॉमन एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट ऑफ द नाइट्रोग्लिसरीन इंक्लूड। पेशेंट कौन सा है, एंजाइना का है, और नाइट्रोग्लिसरीन की साइड इफेक्ट कौन सी होगी, स्टमक क्रैम्प, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाई ब्लड प्रेशर्स और हेडेक। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, नाइट्रोग्लिसरीन साइड इफेक्ट हेडेक देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, हाइपोटेंशंस, साइड इफेक्ट लिख लेना, हाइपोटेंशंस, डिजीनेस और हेडेक देखने को मिलता है हमें। ठीक है,
हेडेक देखने को मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट मेडिकेशन इज मोस्ट लाइकली टू एडमिनिस्टर टू द क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ हर्पिस जोस्टर। तो हर्पिस जोस्टर में हम कौन सी मेडिकेशंस देंगे? पेनिसिलिन, एसाइक्लोविर, डॉक्सीसाइक्लिन और फ्लूकोनाजोल। तो उसमें हम कौन सी देंगे? एसाइक्लोविर देंगे, क्योंकि एसाइक्लोविर क्या है? एंटीवायरल है। कौन सी है? एंटीवायरल एजेंट है, ठीक है। और उसका डोज हम 800 mg 5 टाइम्स देनी होती है। कितनी देनी होती है? 5 टाइम्स देनी होती है। उसके अलावा फेमसीक्लोविर भी आती है और वेलेसाइक्लोविर भी आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ड्रग यूज टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया में कौन सी ड्रग्स इफेक्ट बढ़ाती है? एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एट्रोपिन और डोब्यूटामाइन। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन। लोकल एनेस्थेटिक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस, सेक्सुअल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंजेक्शंस और फिको ओरल रूट। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? तो उसमें सही आंसर होगा फिको ओरल रूट, ठीक है। हेपेटाइटिस ई वाला क्वेश्चन 100% आता है। तो हेपेटाइटिस ए और ई याद रखना, ये फिको ओरल रूट से फैलता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो बॉडी फ्लूइड से, जैसे कि ब्लड हो गया, सलाइवा हो गया, सीमेन हो गया, वजनल सिक्रीशंस हो गया, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, उससे हेपेटाइटिस बी फैलता है। और हेपेटाइटिस सी वाला पूछा जाता है मोस्टली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद, लीवर ट्रांसप्लांटेशन के बाद ये फैलता है। मोस्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ज़्यादा देखने को मिलता है। और हेपेटाइटिस डी जो होता है, डी वो पेरेंटल और सेक्सुअल और पेरिनेटल से फैलने वाला होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द कवरेज ऑफ द पॉपुलेशन बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन प्लेन एरिया इज 5,000, 20,000, 30,000 और 40,000। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा 30,000, ठीक है। देखो उसमें एक विलेज हेल्थ गाइड और आशा वाला पूछा जाता है। तो आशा कितनी पे होती है? 1,000 पे। उसका नाम पूछा जाता है, नाम बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है उसमें, ठीक है। उसका नाम लिख ले रहा हूँ, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्या? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। और जो ऊषा होती है वो अर्बन एरिया में होती है, वो 2,500 पीपल के बीच देखने को मिलती है। और जो MPW होता है 5,000 में देखने को मिलते हैं। और CHC का भी पूछा जा सकता है। CHC पर 80,000 टू 1,20,000 पॉपुलेशन पे देखने को मिलती है CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट द नर्स असेस द चाइल्ड सस्पेक्टेड हैविंग मिजल्स, विच ऑफ द इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस शुड द नर्स। बच्चा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया हुआ है और मिजल्स है, तो इन्फेक्शंस कंट्रोल प्रिकॉशंस के लिए क्या करेगी? एयरबोर्न प्रिकॉशंस, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, रिवर्स आइसोलेशंस और ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा एयरबोर्न प्रिकॉशंस करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है एयरबोर्न प्रिकॉशंस प्रिवेंट करने के लिए हमें लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हैंड वॉशिंग टू प्रिवेंट नाजोकुमल इन्फेक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन। प्रिवेंशंस में से एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो उसमें राइट आंसर होगा प्राइमरी प्रिवेंशंस। क्या होगा? प्राइमरी प्रिवेंशन। सभी का मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ। तो प्रीमोडियल का क्या याद रखेंगे? हमें रिस्क फैक्टर अकर होवे उससे पहले, रिस्क फैक्टर की शुरुआत हो उससे पहले प्रिवेंशन करना, उसको क्या कहते हैं? प्रीमोडियल। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और मास एजुकेशन भी आप दे सकते हो। प्राइमरी प्रिवेंशन में हमें क्या याद रखना है कि डिजीज़ की शुरुआत होवे, डिजीज़ को प्रिवेंशन करना है, ठीक है। तो उसमें हेल्थ प्रमोशंस और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन याद रखना। जैसे आप इम्यूनाइजेशन दे रहे हो, हेल्थ प्रमोशंस के लिए कोई दे रहे हो, तो उसमें प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। और सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आएगी। इसमें क्या होता है? हमें डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना होता है। और टर्सरी में रिहेबिलिटेशंस आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट द नर्स असेस द चाइल्ड सस्पेक्टेड हैविंग, वो दूसरी बार आ गया, सॉरी। अ मेल हेल्थ वर्कर और फीमेल हेल्थ वर्कर शुड बी प्रेजेंट एट द PHC
1 PHC पे एक फीमेल हेल्थ वर्कर होनी चाहिए और मेल हेल्थ वर्कर होना चाहिए। ये किस कमेटी ने दिया था? जंगलवाला कमेटी, करतार सिंह कमेटी, बोर कमेटी और मुदालियर कमेटी। तो ये कमेटी में से भी 100% क्वेश्चंस आते हैं। तो ये किसने दिया था? कॉन्सेप्ट दिया था करतार सिंह कमेटी ने। ठीक है, करतार सिंह कमेटी कब आई थी? तो 1973 में आई थी। ठीक है, जंगलवाला कमेटी कब आई थी? 1967 में आई थी। और जो मुदालियर कमेटी थी वो कब आई थी? 1962। और बोर कमेटी थी 1946। बोर कमेटी का क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, उसको हम दूसरे नाम से, कौन से नाम से जानते हैं? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, बोर कमेटी को। और मुदालियर कमेटी को हम हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, ये याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग द इंद्रधनुष स्कीम इज एसोसिएटेड? इम्यूनाइजेशन, सैनिटेशन, मिड डे मील प्रोग्राम्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? उसमें सही आंसर होगा इंद्रधनुष इम्यूनाइजेशन के साथ है। देखो, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? ये लिख लेना, 25 दिसंबर 2014 को उसकी शुरुआत हो चुकी थी। वो उसमें क्या था कि जो बच्चे अनवैक्सीनेटेड है उनको फुल्ली वैक्सीनेशंस करना। ठीक है, 2020 तक 90 बच्चों को कवर करने का उनका एम था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए किल्ड वैक्सीन? OPV, MMR, BCG और रेबीज़। तो किल्ड वैक्सीन उसमें कौन सी है? रेबीज़। ठीक है, हम लाइव वैक्सीन कैसे याद रखेंगे? बॉय द लाइव क्राइम, बॉय द लव क्राइम, ऐसे याद रखना है। ठीक है, उसमें क्या क्या याद रखना है? BCG आएगी, टाइफॉइड ओरल। ठीक है, पोलियो, मिजल्स, मम्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, जापानीज इंसेफेलाइटिस, वेरिसेला, ये सभी लाइव और किल्ड में से पूछी जाती है एग्जाम में। टॉक्सोइड में तो हमें याद रखना है डिप्थीरिया और टिटेनस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लेबर रूम कम अंडर? लेबर रूम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? लक्ष्य, आयुष्मान भारत, जननी शिशु सुरक्षा योजना, PM सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो क्वालिटी ऑफ लेबर के लिए लक्ष्य चल रहा है। क्या चल रहा है? लक्ष्य प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। नर्स नैन्सी इज असेसिंग अ चाइल्ड विद पायलोरिक स्टेनोसिस, सी इज लाइकली नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग? पायलोरिक स्टेनोसिस वाले बच्चे में क्या असेसमेंट देखने को मिलेगा? करंट जेली स्टूल, रिगर्जिटेशंस, स्टेटोरिया, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो हमारा आंसर होगा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, मोस्टली साइन है पायलोरिक स्टेनोसिस का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन उसमें आता है, उसमें फर्म लिख लेना है, ओलिव शेप मास देखने को हमें मिलता है पायलोरिक स्टेनोसिस में। ठीक है, और दूसरा ये पूछा जाता है, उसमें वॉमिटिंग कैसी होती है? नॉन बायोलस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को हमें मिलती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और उसमें जो सर्जरी करते हैं वो भी पूछा जाता है, रामस्टेड पाइलोरोमायोटोमी। क्या लिख लेना? रामस्टेड पाइलोरोमायोटोमी। ठीक है, जो पायलोरिक स्टेनोसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कवर कर लिए सारे। A child was brought to emergency department with complaint of nausea, vomiting, fruity, thin breath. The resident on duty diagnosed the child with diabetes ketoacidosis. Which of the following nurse expect to administer? बच्चे का क्या है? नोजिया और फ्रूटी सीन ब्रीथ देखने को हमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलता है। तो क्या एडमिनिस्टर करना चाहिए? रिंगलेक्टेड, पोटेशियम क्लोराइड IV इन्फ्यूजन्स, नॉर्मल सलाइन IV इन्फ्यूजन्स, डेक्सट्रोड 5% IV इन्फ्यूजन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का है, उन्हें हमें क्या सॉल्यूशंस देना चाहिए? दूसरा सब कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर होगा नॉर्मल सलाइन IV देंगे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस का सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, ये याद रख लेना या लिख लेना। ठीक है, क्यों होता है उसमें? कि हमारा ब्लड के अंदर कीटोन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ये डेवलप होता है और बॉडी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है, इसके लिए ये कंडीशंस देखने को मिलती है।
अगला क्वेश्चन, यू नोटिस दैट ऑन द टर्न द बेबी हेड टू वन साइड रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, सॉरी ये गलत हो गया है। बेबी स्मिथ वॉज अ born with a cleft lip. Nurse Barbara would be alert the which of the following will mostly like to compromise. ये देखना है बच्चे को क्या है, क्लेप लिप है, क्लेप लिप के साथ बच्चा जन्मा है, ठीक है, तो हमें उसके साथ क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, ठीक है। लोकोमोशंस, जीआई फंक्शंस, रेस्पिरेटरी स्टेटस और सकिंग एबिलिटी, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा सकिंग एबिलिटी। क्या होगा, सकिंग एबिलिटी हमें देखने को मिलेगा। अब क्लेप लिप का मतलब क्या होता है कि क्लेप लिप में क्या होता है कि जो हमारे जो लिप्स होते हैं ये जॉइंट्स प्रॉपरली बर्थ टाइम पे होते नहीं है, ठीक है, इसीलिए हमें सकिंग एबिलिटी में बच्चा को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर लीड्स टू साइनोसिस फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द सिस्टमेटिक आर्टिकुलर सर्कुलेशंस। वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें साइनोसिस होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें हो जाता है, सिस्टमेटिक आर्टेरियल सर्कुलेशंस में, पीडीए, एओर्टिक स्टेनोसिस, टेटोलॉजी ऑफ फेलोट और कोएक्शंस ऑफ एओर्टा, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा टेटोलॉजी ऑफ फेलोट। उसमें से 100% एक क्वेश्चन पूछ आता है। तो टॉप में जो 4 कंडीशंस होती है लिख लेना। एक वीएसडी होती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, पल्मोनरी स्टेनोसिस, क्या होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस, और ओवर राइडिंग एओर्टा, क्या होता है ओवर राइडिंग एओर्टा। और उसमें दूसरा पूछा जाता है हार्ट कैसा दिखने को मिलता है, बूट शेप हार्ट दिखने को हमें मिलता है। और बच्चे को हम कैसी पोजीशंस देंगे, स्क्वेंटिंग पोजीशंस हम बच्चे को देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्मिथ वॉज बोर्न विद हाइपोस्पीडियासिस, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हेन अ चाइल्ड हैज़ अ सच कंडीशंस। स्मिथ को क्या हुआ, हाइपोस्पीडियासिस है, तो कौन सी प्रोसीजर हमें नहीं करनी चाहिए, सर्जरी, सर्कमसिजन्स, इंट्रावेनस पाइलोरोग्राफी और कैथेटराइजेशंस, तो उसमें हम क्या नहीं करेंगे, तो हमारा सही आंसर होगा सर्कमसिजन करना नहीं चाहिए। अब हाइपोस्पीडियासिस में क्यों ऐसा करते हैं कि हाइपोस्पीडियासिस में क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग ग्लांस पेनिस के बिलो होता है, का ग्लांस पेनिस के बिलो देखने को मिलता है, या वेंट्रल सरफेस याद रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। हाइपोस्पीडियासिस में हम वेंट्रल सरफेस याद रखेंगे और हाइपोस्पीडियासिस में डोर्सल सरफेस हम याद रखेंगे। इसकी वजह से फॉर स्किन की लेकिंग देखने को मिलती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नर्स प्रियंका इज एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशंस वाया इंट्राओसियस रूट टू चाइल्ड, इंट्राओसियस ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट टिपिकली व्हेन चाइल्ड। हमें बच्चे को क्या करना है, इंट्राओसियस रूट से ड्रग्स देनी है। ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हम कब तक कर सकते हैं, कितनी एज में बच्चे को कर सकते हैं, अंडर एज 3, ओवर एज 3, क्रिटिकली इल अंडर एज 3 और क्रिटिकली इल ओवर एज 3। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आए हुए हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा क्रिटिकली इल एंड अंडर एज 3 सही आंसर हमारा होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे। Which of the following is an early clinical manifestation of increased ICP in older children? ICP का इंट्राक्रैनियल प्रेशर का हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछा है, लेकिन ओल्डर चिल्ड्रन में पूछा है, ठीक है। तो डिप्लोपिया, मेस्वेन साइंस, सेटिंगसन साइन और पेपिल एडिमा, तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, देखिए ओल्डर चिल्ड्रंस में हमें डिप्लोपिया देखने को मिलेगा, ठीक है। डिप्लोपिया में क्या होता है, डबल विजन्स होता है, क्या होता है डबल विजन्स हमें देखने को मिलता है। ये ओल्डर चिल्ड्रन में यानी यंग चिल्ड्रंस में अर्ली साइन है डिप्लोपिया, ठीक है। और मेस्वेन साइंस क्या है, मेस्वेन साइन किस में देखने को मिलता है हमें, तो हाइड्रोसिफिलस में देखने को मिलता है, ये याद रखना, ठीक है। और पेपिलो एडिमा जो होता है वो हमारी डिस्क स्वेलिंग देखने को मिलती है उसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स इज इवेल्युएटिंग अ फीमेल चाइल्ड विद एक्यूट पोस्ट सेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस फॉर अ साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, विच फाइंडिंग टिपिकली इज अर्लीस्ट साइन। हमें ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में बच्चे में कौन सा अर्लीस्ट साइन देखने को मिलेगा, इंक्रीज एनर्जी लेवल, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज डायरिया और इंक्रीज एपिटाइट, तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या है, एक डिजीज़ का ग्रुप है, ठीक है। और
जो हमारी किडनी फिल्टर करती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलाई कहते हैं, ठीक है। और दूसरी टर्म्स में हम बोले तो नेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स भी उसको हम बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है हमारी किडनी इंजर्ड हो जाती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल नहीं सकती है, ठीक है। और ग्लोमेरुलाई नेफ्राइटिस का ट्रायड भी पूछा जाता है, एग्जाम में लिख लेना। ट्रायड में क्या क्या होगा, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का एक ग्रोस हेमेचूरिया, क्या ग्रोस हेमेचूरिया देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा, एडिमा और हाइपरटेंशंस, ये ट्रायड है किसके, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लिख लेना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चंस, वुमेन इन अ लेबर इज नॉन एज, जो वुमेन लेबर में होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविडा, पार्चुएंट, पारा और परपेरियम। तो परपेरियम तो आफ्टर डिलीवरी स्टेज होता है, ठीक है। पारा और पार्चुएंट और ग्रेविडा नंबर ऑफ द कॉन्सेप्शंस, नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रंस, तो पार्चुरेंट हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चंस, ब्रैक्सटन हिक्स आर, ब्रैक्सटन हिक क्या है, आई कॉन्ट्रैक्शंस, मसल कॉन्ट्रैक्शंस, एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, तो हमारा सही आंसर होगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है, ठीक है। अगला क्वेश्चंस, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच द कॉन्सेप्ट इम्प्लांट आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी इज कॉल्ड, जो कॉन्सेप्शंस होता है वो यूट्रस के अलावा दूसरी जगह पे इम्प्लांट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मूलर प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज और एबॉर्शंस, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ देखने को मिलती है, फैलोपियन ट्यूब में देखने को हमें मिलती है, ठीक है। और एंटीपार्टम हेमरेज हम किसको कहते हैं, 28 वीक के बाद जो ब्लीडिंग देखने को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज के नाम से जानते हैं, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, ठीक है, और एब्रूप्चो प्लेसेंटा हो गया, वो सब किस में आते हैं, इसमें आते हैं, ठीक है। और एबॉर्शन हम किसको कहते हैं कि बिफोर वायबल हम एबॉर्ट हो जाता है, ठीक है, कंसेप्शंस बाहर निकल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एबॉर्शंस कहते हैं, ठीक है। और मोलर प्रेगनेंसी हम किसको कहते हैं कि नॉन कैंसरस ट्यूमर देखने को मिलती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, Mr. Arora is diagnosed with osteoporosis. Which electrolyte are involved in the development of this disorder? ऑस्टियोपोरोसिस होने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व होता है, फॉस्फोरस और पोटेशियम, कैल्शियम एंड सोडियम, पोटेशियम एंड सोडियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, तो इसमें हमारा सही आंसर होगा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अब देखो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस कि हमारे बोन कैसे होना, वीक और ब्रिटल हो जाना, ठीक है। और मोस्ट कॉमन जो ऑस्टियोपोरोसिस का कोज होता है वो क्या होता है कि एस्ट्रोजन्स का लेवल हमारी बॉडी में घट जाना, ठीक है, वो मोस्टली मेनोपॉज में देखने को मिलता है। और ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हिप, रिस्ट और स्पाइन में फ्रैक्चर्स देखने को हमें मिलती है, ठीक है। और ऑस्टियोपोरोसिस में होता है क्या कि हमारा कैल्शियम बोन होता है तो कैल्शियम लॉस करता है एंड फॉस्फेट को भी लॉस करता है, जिसकी वजह से पोर्स जैसे हमारे बन जाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नर्स इज इवैल्यूएटिंग टू पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स एंड नोट द मॉडरेट अमाउंट ऑफ सीरियस ड्रेनेज ऑन द ड्रेसिंग 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी। क्या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर कैसा ड्रेनेज हो रहा है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ सीरियस ड्रेनेज देखने को मिलता है, तो नर्स क्या एक्शन करेगी, रिमूव द ड्रेसिंग एंड लीव द वुंड साइड ओपन टू एयर, बी नोटिफाई the surgeon about evidence of infections immediately, change dressing and document the appropriate wound site, leave the dressing intact, avoid disturbing the wound side। तो उसमें हम क्या करेंगे, तो नर्स क्या करेगी कि जो ड्रेसिंग होगा उसको चेंज करेगी और क्लियर अपीयरेंस वुंड साइड को करेगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, विच इज़ द मोस्ट कॉमन HIV रिलेटेड मेलिग्नेंसी, HIV रिलेटेड मेलिग्नेंसी कौन सी देखने को मिलती है, न्यूरोब्लास्टोमा, सेल लिम्फोमा, हॉजकिंस लिम्फोमा और कापोसी सार्कोमा, तो उसमें हमारा राइट आंसर होगा कापोसी सार्कोमा देखने को मिलती है, ठीक है। कापोसी सार्कोमा क्या है कि स्किन का एक कैंसर है जिसमें लिम्फ नोड और ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। स्किन पर क्या देखने को मिलते हैं, लीजन्स देखने को मिलते हैं, वो स्लाइडली रेज भी हो सकते हैं और फ्लैट भी हो सकते हैं, ठीक है। और वो हर्पीस वायरस से देखता है, किससे, हर्पीस वायरस से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन,
विच ऑप्थेल्मिक डायग्नोस्टिक टेस्ट मेजर द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेजर करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? टोनोमेट्री, पेरीमेट्री, गोनियोस्कोपी और स्लेट ग्रिड। तो उसमें हमारा सही आंसर जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे हम एग्ज़ाम तक मेगा टेस्ट लेके मैं आऊँगा जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आपका अगर सपोर्ट ना मिला तो मैं वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट ही नहीं होगा। तो मुझे मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। हमारा राइट आंसर होगा टोनोमेट्री। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए मेगा टेस्ट के साथ।